युद्ध विंग के तमाम जिम्मेदार आज इस धरना आंदोलन में यहाँ पर मौजूद है। मेरे अजूबतरीन साथियों, हम ये देख रहे हैं महाराष्ट्र डॉक्टर अब्बास नकवी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मसले को उन्होंने जो एमआईएम पार्टी के जैसे बहुत सारे नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है अभी, और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानो आपको मालूम है कि 2 साल में डिस्कशन तो हो गया आपसे। थैंक यू। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जय भीम जय भीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारा तकबीर। ये जो हुकूमत सत्ता पे इसलिए बिठाया कि आप इस देश की 80 कोटि जनता की, जो गरीब जनता है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, इनके लिए काम करें। लेकिन आज आप जो इसलिए तरह रेट बढ़ा रहे हैं कि आज सामान्य जनता का हाल हो रहा है। सागर भाई इस धरना आंदोलन के लिए यहाँ पर हमारे बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना महमूदुर रहमान साहब, औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमीर कैबिनेट जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, अभी यहाँ पर सचिव बनाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के जिला सदर जनाब समीर साहिब साहब, औरंगाबाद शहर सदर जनाब तारिक नक्शबंदी साहब। एक बात याद रखिए कि किसानों का आंदोलन 6 महीने से लगभग चल रहा है। किसानों का आंदोलन लगभग 6 महीने से चल रहा है। ये नाकामा निकम्मी हुकूमत कोई एहतजाज को खातिर में ले आ रही है। ये जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको जमहूरियत के कायदे के अंदर लाना पड़ेगा, जमहूरियत के कायदे के अंदर में लगे खड़े करना पड़ेगा, और हमको इनको ईट भरा के महंगा को कम से कम दाम पे लाना पड़ेगा। और आज मोदी हुकूमत जो सत्ता में बैठी है, किसकी वजह से बैठी है? किसकी वजह से बैठी है सत्ता के अंदर? मोदी ने गालिस नारे लगाया, गालिस देने वाले नारे लगाया, छूटे वाले लोगों से क्या 15 लाख की झूठी बात किया, और 2 लोग 15 लाख की। हमारे बीच मौलाना महफूज रहमान साहब, हमारे एमएलए उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष अमित लीडर साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष आरिफ नक्शबंदी साहब, अरे हुसैन साहब, फेरोज भाई, हमारे अरुण जी बोलडे, तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमारे अनिस भाई, पटेल भाई, ये बीजेपी सरकार, ये महाराष्ट्र की सरकार आज पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। मैं कल दिल्ली गेट पेट्रोल पंप से उसका रेट लिया तो मुझे लगता है 104 रुपए 95 पैसे ऐसा कुछ रेट था। डीजल का रेट भी 95 रुपए हुआ। खाने के तेल में मुझे लगता है 200 के करीब जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि तो लॉकडाउन नहीं है क्या? साहब बात करेंगे से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा।
इसको जड़ से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर आपको 2014 के पहले का हिंदुस्तान चाहिए तो तमाम अपोजिशन को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तमाम अपोजिशन को सड़क पर उतरना पड़ेगा और ईट से नहीं बनाना पड़ेगा हुकूमत की। और कौन सी चीज के अंदर भाव नहीं बढ़ रहा है? हम यहाँ पर डीजल पेट्रोल और खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं। मेरा साथियों और दोस्तों, उसके डबल भाव अगर किसी चीज का बढ़ा है तो कुकिंग ऑयल का बढ़ा है, कुकिंग ऑयल का बढ़ा है। और डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ने का मतलब जानते हैं, इसके अंदर किसानों को नुकसान होने वाला है, गरीबों को नुकसान होने वाला है, हर चीज के भाव बढ़ने वाले, हर चीज के दाम बढ़ने वाले, हर चीज की महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन मोदी हुकूमत, ये पहली और कुंभ की हुकूमत, ये कुंभकर्ण के लिए छोड़ रही है, ये कुंभकर्ण के लिए छोड़ रहे हैं। तो मेरा जिस साथियों और दोस्तों, इसके अंदर आज भी तो कम हो सकता है, पेट्रोल का दाम कम हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ेगा, वैट को कम करना पड़ेगा। जमीन ने थोड़ा नीचे करो, नीचे। महाराष्ट्र की सतह पर यह फैसला लिया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, जो इजाफा हुआ है, उसमें कटौती करने के रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से गुजारिश की जाए, धरना आंदोलन की जाए। उसी सिलसिले का हिस्सा जनाब शारिक नक्शबंदी शहर ज़िला सदर, उनकी क़ियादत में एक धरना आंदोलन डिवीजनल कमिश्नर के सामने दिया गया। हमारी मांग है कि मौजूदा जो कीमत है डीजल और पेट्रोल की, उसमें 25% की कटौती की जाए। एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक हिंदी फिल्म देखा था, दो डाकू आपस में बातचीत करते कि भाई तुम हम तो रिश्तेदार हैं, हमने क्या करना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, जब सेंटर की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, स्टेट की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, जो 30 रुपये की चीज़ है वो 90 रुपये में बेच गई, जो 40 रुपये की चीज़ है 120 में बेच गई। ये ठीक बात नहीं है। जनता की तकलीफ है, जनता की फसूनुक है। मजलिस इसके बाद भी आइंदा भी कोशिश करते रहेगी और हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इन बातों पर अमल किया जाए। अभी हमने निवेदन दिया है, इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कुछ अच्छे नताइज सामने आएंगे। खुदा हाफिज। जय। इस जगह लाकर खड़ी करती है कि हर रोज हम पेपर में देख रहे हैं कि काफी नौजवान जो महंगाई के चलते, रोजगार के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। और इन सभी लोगों के गुनाहगार वो मोदी सरकार है और उन लोगों को वोट देने वाले लोग हैं। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सभी लोग जब तक पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने के तेल के दाम कम नहीं होंगे, जब तक हम सड़कों पे उतरते रहेंगे और इस महंगाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये जो सरकार है, सेंट्रल की सरकार हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, ये सब लोग मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। और ये जो है तो एक दूसरे पे ये उस पर इल्जाम लगाता है, दूसरा दूसरे पर इल्जाम लगाता है। शिवसेना भाजपा ने पहले साथ में सरकार चलाई, अब जो है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि मजलिस अवाम के लिए रास्ते पर उतरती है और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जो एक अवाम का साथ देने का ढोंग करती है और सेकुलरिज्म का ढोंग करती है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। अभी हमारे साथी नगर सेवक अबुल हसन साहब ने कहा कि राष्ट्रवादी के शहर सदर सालवे साहब ने एमआईएम के बारे में कहा। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो या महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हो या पार्टी का कौमी सदर हो, अगर आप लोग हमारी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई गलत बात करेंगे तो इसका भी जवाब आपको, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और यहाँ पर औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। जो विजू साड़े साहब ने जो बात कही, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा ये बोलना है कि आप हमारे जो कायद है, अगर आप उनके बारे में बोलेंगे तो हम भी आपके कायद के बारे में बोलेंगे। हमने कभी आपके कायद को टेढ़ा वाकड़ा कुछ भी नहीं कहा। हमने आपके कायद की इज्जत की, आप भी हमारे कायद की इज्जत कीजिए। तुम्ही काय सांगू इच्छितो
की आम्ही हे करेन ते करेन, आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की आमच्या अंगावर येईल, आम्ही तुम्हाला सिंगावर घेईन. बोलिए सर, आज का जो धरना हुआ सर उसके बारे में बोलिए. देखिए, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका विरोध जताने के लिए आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया था. और सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 1.5 साल से लोग जिस तरह के परेशानी के हालात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब कुछ राहत मिली जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोग रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर आ रहे हैं, लोग अपने कारोबार के लिए बाहर आ रहे हैं. 1.5 साल से घर में कैद थे, अब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपने धंधे के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जब बाहर आ रहे हैं तो सरकार को ये मालूम है कि ये इनकी मजबूरी है कि अपना पेट भरने के लिए इन्हें बाहर आना पड़ रहा है. अब ऐसे मौके के ऊपर एक ब्लैकमेल करने के तरीके के ऊपर लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, फिर वो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो जाए, डीजल भी 100 रुपये के करीब आ जाए, ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है. ये मुद्दा ऐसा नहीं है किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक जात, धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखता है. आज पूरे देश भर के अंदर लोग बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं. उसे देखते हुए हम सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के अंदर अगर हिसाब लगाया जाए तो महज 40% जो है वो पेट्रोल और डीजल का रेट होता है, बाकी तकरीबन 60 से 65% जो है वो टैक्सेस के जरिए है तो सरकारें कमाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार. तो हम राज्य सरकार से भी ये अनुरोध करेंगे कि आपका टैक्स का जितना भी कंपोनेंट आता है जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इतना भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, और केंद्र सरकार का भी जो टैक्स का एक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 100 रुपये के अंदर सिर्फ महज 40 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट होता है, बाकी 60% से 65% रेट जो है वो टैक्सेस के रूप के अंदर कलेक्ट किया जाता है. तो ऐसे मुश्किल घड़ी के अंदर हम मोदी साहब से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा टैक्सेस का स्ट्रक्चर कम करें ताकि लोगों को राहत दी जा सके, और वही राहत राज्य सरकार भी करे. कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की जो सरकार है वो लोग भी इसके अंदर अपना थोड़ा सा हाथ बटाते हुए कुछ टैक्सेस वो भी अगर कम कर देते हैं तो इसका सीधा फायदा लोगों को पहुंचे. सर, आपके हाईकोर्ट में अपील दिया जिसका क्या हुआ सर, PIL का? पिछले 5 दिनों से लगातार है तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ये हियरिंग जारी है, और मुझे खुशी है कि ये हियरिंग मैं खुद वकील बनकर वहाँ पर खड़ा हूँ, और जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के बेंच के सामने ये हियरिंग हो रही है. और हमने अदालत को यही बताया है कि आज इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है, आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये पोस्ट अगर भरी जाती तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी. महज औरंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हुए हैं, इसे फ़ौरन भरा जाए. लेकिन अदालत ने जब हियरिंग के दौरान इसकी गंभीरता को समझा और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे को लिया तो उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज़ जलील की ये जो PIL है इसको हम सिर्फ औरंगाबाद के हद तक महदूद ना रखते हुए हम इसे पूरे महाराष्ट्र के तौर के ऊपर ले रहे हैं. और सरकार से उन्होंने पूरे आंकड़े मांगे हैं कि कितने पोस्ट पूरे महाराष्ट्र में खाली है और कब भरने वाले हैं. ये आंकड़ा आज के दिन सरकार ने अपने तौर के ऊपर दिया, लेकिन अदालत ने नाराजगी जताते हुए ये बताया कि आपने हमको ये तो बता दिया है कि कितनी पोस्ट खाली है, कब ये पोस्ट भरेंगे इसका पूरा डिटेल चार्ट 29 जून के दिन आप अदालत के अंदर हाजिर करें. मैंने एक और मुद्दा अदालत के सामने रखा है कि कुछ डॉक्टर्स यहाँ के ऐसे हैं जो महज पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं. एक उदाहरण मैंने अदालत के सामने बताया है कि एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन 2018 के अंदर मुंबई से औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र किए गए थे. ये डॉक्टर 2018 से हमारे पास ऑन पेपर है. कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, कार्डियो डिपार्टमेंट के ऊपर महज इक्विपमेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं. 6 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं, कैथ लैब तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया है. हमने जो जानकारी निकाले हैं ये डॉक्टर महज पेपर के ऊपर है. ये औरंगाबाद में एक भी दिन ना तो काम किए हैं, लेकिन पगार औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल से उठा रहे हैं. और पगार कितनी है तो 2,53,000 रुपये महीना ये उठाया जा रहा है. तो हमने अदालत को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं. अदालत ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज ही आदेश पारित किया है. जबकि अदालत ने हमसे खुद पूछा है कि आपने जो मुद्दा उठाए थे उसके बारे में कोई जवाब आया है क्या. जब जवाब नहीं आया, उनको पता चला, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश किया है कि अगले हियरिंग तक इसकी पूरी डिटेल्स दे जो आरोप लगाए गए हैं कि ये डॉक्टर यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है. अगर करता है तो कहाँ कहाँ पर काम किए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इनकी सैलरी
औरंगाबाद के घाटी से क्यों ली जा रही है और कौन दे रहा है इन्हें ये सैलरी, इसकी पूरी जानकारी एफिडेविट के रूप में सबमिट करने के लिए कहा गया है। तमाम पदाधिकारी, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे दरमियान मौजूद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से एक सेवा रहा, एक मकसद रहा, जो हमेशा गरीबों, पिछड़ों और आम नागरिकों के लिए आवाज उठाती रही। और यही मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मिशन है। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ को आम किया जाए। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में गरीबों की, पिछड़ों की आवाज उठाई जाए। और ये बात चूंकि दीगर सियासी पार्टियां सिर्फ सत्ता हासिल करने की हद तक करते हैं, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा ये स्टाइल रहा, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, वो हमेशा समाज के पिछड़े और दबे कुचले तबके के ताल्लुक से बातचीत करती रही है, उनके मसाइल उठाती रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, क्योंकि आज यहाँ पर हम गैस, डीजल, पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। कल इस सालवे ने जो कुछ भी कहा है उसकी औकात नहीं जो मेरे कायद के ताल्लुक से कोई बात करे, उसकी औकात नहीं कि हम उसको अपने कायद से कंपेयर करें। तो बहरहाल ऐसे बहुत कीड़े मकोड़े आते जाते रहेंगे, उनको नजरअंदाज कीजिए, उनको हीरो मत बनाइए। उनकी औकात नहीं है कि वो मेरे कायद का चेहरा भी देख सके। ऐसे कई आएंगे और कई जाएंगे। मेरी आप तमाम लोगों से दरखास्त है, तमाम मुल्तानी मस्जिद से दरखास्त है कि इन लोगों को हीरो हम ही बनाते हैं, इनकी औकात नहीं होती है। ये संघी लोग, ये संघ के ताल्लुक से, ये बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से चंदा जमा करने वाले, औरंगाबाद में कारसेवकों को मुत्ताद करने वाले आज हमको और हमारी लीडरशिप के ताल्लुक से कह रहे हैं इनको अपनी चोली में झांकने की जरूरत है, इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो बहरहाल आज के बाद ऐसे कई कीड़े मकोड़े आते जाएंगे, इनका किसी किस्म का कोई जिक्र उपकार करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं वो महंगाई को लेकर आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमपी इंचार्ज जलील साहब और डॉक्टर साहब की हिदायत रही कि धरने को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर यहाँ पर आए हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, अभी बहुत काम करना बाकी है। जद्दोजहद का दूसरा नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान ही जद्दोजहद है। और जब तक इस देश में इंसाफ कायम नहीं होगा तब तक हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, शेर महाराष्ट्र की क़यादत में ये आवाज उठाते रहेंगे। हम भी उठाएंगे और हमारी आने वाली नस्लों को भी जद्दोजहद करने की आदत डालेंगे, इसलिए कि हम ये समझ चुके हैं कि इस मुल्क में इंसाफ मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है। और हम छीनने की ताकत अपने अंदर भी रखते हैं और अपनी आने वाली नस्लों में भी रखेंगे। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात रिजर्वेशन की हो, चाहे बात हमारे मजहब की हो, चाहे कोई बात हो, हम इस मुल्क में अपना हक और अपना इंसाफ छीन कर हासिल करने का हुनर जानते हैं। जो हुनर, जो सलाहियत, जो सबक हमारे कायद ने हमको सिखाया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुनाया है। बहरहाल बहुत ज्यादा तकारीर करने का वक्त नहीं है। अभी एक हमारा शेर कोर्ट में लड़ रहा है, इसी औरंगाबाद की जनता के लिए लड़ रहा है। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा एमपी नहीं है कि जिसकी हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट खुद आज बैठे हुए हैं। वो सुन रहे हैं, औरंगाबाद की जनता की आवाज सुन रहे हैं। उन संघियों को समझना चाहिए, उन राष्ट्रवादी के लोगों को समझना चाहिए, वो शिवसेना के लोगों को समझना चाहिए और वो कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि एमपी इंचार्ज जलील साहब आज कोर्ट में खड़े रहकर 200 बेड के अस्पताल के लिए लड़ रहा है तो वो सिर्फ एमआईएम के वोटर्स के लिए नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों के वोटर्स के लिए नहीं लड़ रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, इन संघियों को समझना चाहिए कि वो इंसानियत के लिए लड़ रहा है। वहाँ जब लोग बीमार हो गए तो ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, बल्कि वो जाएगा और अपना इलाज करेगा। और हम औरंगाबाद में इसी सियासत को इंशाल्लाह परवान चढ़ाएंगे। हम इसी मोहब्बत को और इंसाफ के एक माहौल को आम करेंगे जो हमारे कायदीन ने हमको सिखाया है। बहरहाल महंगाई के खिलाफ मरकजी सरकार जितनी जिम्मेदार है, आज हम सब लोग मोदी को कोसते हैं, लेकिन मोदी के साथ साथ याद रखिए महाराष्ट्र हुकूमत भी कोई कम कसूरवार नहीं है। जितनी टैक्स पेट्रोल के ऊपर मरकजी हुकूमत ने लगाई है, करीब करीब उतना ही टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है। अगर ये वाकई अपनी महाराष्ट्र की जनता से इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में लगाया गया टैक्स माफ करे। अगर महाराष्ट्र में लगाया गया टैक्स माफ होगा तो पूरे महाराष्ट्र में 75 से 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल सकता है। तो बहरहाल वोटों की खातिर इस मुल्क में, इस राज्य में और इस शहर में नफरत की राजनीति करने का, लोगों पर जुल्म करने का, महंगाई बढ़ाने की इजाजत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कार्यकर्ता कभी नहीं देंगे। जब भी मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, जब भी
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात रहेगी, हम सड़कों पर रहेंगे, न सिर्फ हम रहेंगे बल्कि हम, आप बेफिक्र हो जाइए, समझियो कि आने वाले दिनों में इस देश में इंसाफ को आम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ हमारे कंधे नहीं बल्कि हमारी नस्ल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाजें उठाते रहेगी, फिर चाहे जुल्म किसी भी तरह का हो। बहरहाल बहुत ज्यादा यहाँ पर तकलीफ करने का बात नहीं है। मैं मोहित साहब को दावत कहता हूँ कि अगले मुकर्रर को यहाँ पर दावत है, और जब हम मेमोरेंडम देने जाएंगे तो बराए मेहरबानी सिर्फ पदाधिकारी साथ में चले, ना तो सिद्दीकी साहब, क्योंकि हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ पर नेता है।